नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी इस नई सीरीज़ में, जिसमें हम भारतीय संविधान के जो भी 2019 और 20 में सवाल आए हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा नाम राजन तिवारी है। जो पहला सवाल है ये तो बहुत ईजी है। उपाधियों का अंत आपको पता है कि ये संविधान के अनुच्छेद 18 में है। इसमें लिखा है कि कोई भी शिक्षा और सैन्य के अलावा और दूसरी उपाधियां नहीं दी जा सकती। इसका कारण ये था कि जब अंग्रेज आए ना तो राय बहादुर ये वो करके खूब उपाधि देते थे, उससे एक असमानता आ जाती थी। समानता का अगर तो ये आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 14 आपको पता है कि विधि के समझ समानता है। 15 है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 है कि सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। 17 है अस्पृश्यता का अंत होगा और 18 है उपाधियों का अंत होगा। अनुच्छेद इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी पूछ सकता है। अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 में है, नीति निर्देशक तत्वों में। तो ग्राम पंचायतों का संगठन है नीति निर्देशक तत्व। अगर आपको बेसिक अंतर समझना है तो मूल अधिकार वो चीज़ें हैं जो संविधान ने तुरंत लागू कर दी। मूल अधिकार शुरू में 7 थे, बाद में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया 300A में और बच गए 6। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं, भाग 4 में है, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य बाद में लागू करेगा। सामाजिक आर्थिक अधिकार हैं और वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब जैसे आपके नीति निर्देशक तत्व में कोई चीज़ है, से अभी जो चर्चा में वो अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य लागू नहीं किया है। अगला है 6 से 14 वर्ष तक के बालक प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह है आपका मौलिक कर्तव्य। देखिए इसकी कहानी अगर आपको समझना है तो सबसे पहले ये लिखा था नीति निर्देशक तत्व में। इसमें यह लिखा था कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा दी जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और बाकी के बाद 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21A में एक मूल अधिकार जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का ये अधिकार होगा कि उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले। अब क्योंकि शिक्षा मिल रही, 42वें संविधान संशोधन से मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे। बाद में ये 86वें संविधान संशोधन से 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए बच्चा खुद से तो स्कूल जाएगा नहीं, उसको आप अधिकार दे दिए तो क्या हुआ कि ये कहा गया कि अभिभावक या माता पिता ही भेजेंगे, तो 11वां मूल कर्तव्य ये लिखा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किया जाएगा। और ये जो है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, जिसमें लिखा है भारत दैट इज़ इंडिया डैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये भाग 1 में संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है। अनुच्छेद इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पता रहना चाहिए, अब यहाँ से आप मिला लेना। अगला है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इसका उत्तर तो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में होता है, उसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, लघु संविधान भी बोलते हैं। और उसमें राज्यों को मतलब जो वन है, शिक्षा है, वेट एंड मेजरमेंट है, ऐसे 5 विषय हैं जिनको राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। समवर्ती सूची मतलब होता है जिसमें राज्य और कानून दोनों, राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। 4 सूचियाँ होती हैं, आपको पता होगा। संविधान के अनुसूची 7 में है वो 4 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। केंद्र मतलब केंद्र बनाएगा, राज्य मतलब राज्य बनाएगा, समवर्ती मतलब दोनों बनाएंगे, और अवशिष्ट मतलब जो बाद में ऐसे विषय, जैसे अब चंद्रमा में मान लीजिए हम सोना खोज लिया, अब वो कौन खोदेगा, तो वो अवशिष्ट है। संविधान जब बना तब तो था नहीं, तो उसको केंद्र देखेगा। जब संविधान हमारा बना तब करीब 97 विषय थे केंद्र सूची में, उसके बाद फिर 66 विषय थे राज्य सूची में, 47 विषय थे समवर्ती सूची में। अभी की स्थिति में 100 करीब हैं केंद्र सूची में, 66 से 5 घटा दिए तो 61 बचे राज्य सूची में, और ये 52 हो गए समवर्ती सूची में। ये अभी की स्थिति। 42वें संविधान संशोधन के बारे में अगर मैं बता दूं तो पहला प्रस्तावना में हम जोड़े सोशलिस्ट, सेक्युलर और
इंटीग्रिटी मतलब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। 7वीं अनुसूची में यही बात था, मैं आपको बता रहा था। शिक्षा, वन, वेट एंड मेजरमेंट, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसी समय पर्यावरण पे भी खूब ध्यान गया। इसके अलावा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़ी गई सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश में। एक कैच मैं बता देता हूँ, सरदार सवर्ण सिंह समिति ये भी बोला कि टैक्स भरना भी फंडामेंटल ड्यूटी कर दो, लेकिन जब संविधान में जोड़ा गया तो उसको नहीं लिखा गया। पार्लियामेंट के बारे में ये सब है कि जो भी कैबिनेट एडवाइस देगी ना उसको मानना प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी था, लेकिन फिर 44वें संविधान संशोधन से ये कहा गया कि एक बार वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जुडिशियल पावर भी रोका गया और ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई अनुच्छेद 323A और 323B के तहत। और डीपीएसपी में भी अलग अलग अनुच्छेद जोड़े गए, जैसे 39A जो फ्री लीगल एड की बात करता है, ऐसे अलग अलग अनुच्छेद जोड़े गए। फिर अगला सवाल है कि कौन सा संविधान संशोधन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का प्रावधान करता है। पिछले लेक्चर में भी हम लोग देखे थे। देखिए इसीलिए PYQ का महत्व है। याद करो 100वां बांग्लादेश के बारे में, 97वां कोऑपरेटिव के बारे में, 101वां GST के बारे में, ठीक। 102 नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस OBC वाला है। 103 EWS के लिए। 104 SC ST का रिजर्वेशन 10 साल बढ़ाने की बात करता है। 105 जो है वो बोलता है कि स्टेट भी OBC को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेन कोर्ट का डिसीजन है जिसमें ये कहा गया कि स्टेट OBC आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। स्टेट बोले हम नहीं तो कौन, तो फिर पावर दे दिया गया और 106 में वुमेन को 33% रिजर्वेशन दिया गया। अगला सवाल है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। देखो ये दोनों तो है ही नहीं। सहमति की आवश्यकता राज्य की है कि राज्य की नहीं है, यही कैच होता है। मैं आपको बोल रहा था ना, आर्ट ऑफ तुक्का। बोल रहे थे वीडियो लाओ, ले आऊँगा भाई। थोड़ा पेपर के पास आने दो, पहले से बताऊँगा ना तो फिर तुक्का ही मारने का प्रैक्टिस करोगे। जब पेपर आ जाएगा तो बता देंगे, उसके 2-3 दिन 4 दिन पहले। तो देखो अब ये दोनों समझ में आ रहा है ना भाई कि दोनों आसपास के ऑप्शन है, मतलब जो भी आंसर होगा इनमें से कोई होगा। समझ रहे हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/3 निगेटिव है, तो 10 सवाल में अगर आप 3 सही करते हो और 7 गलत करते हो तुक्का मार के, तो 3 9 नंबर सही होता है और 7 एकम 7 नंबर कटता है, आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। खूब तुक्का मारो, ठीक। तो इन दोनों में से एक होना चाहिए, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी तो ऐसी ही हो गई। उत्तर है राज्य की नहीं। अब मैं आपको कहानी बता देता हूँ। देखिए ये जो वीडियो है मैं अपने चैनल में डाल चुका हूँ, संविधान की सीरीज़ जो है हमारी, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे को लगा कि यार प्री है, इतना कोई डिटेल में पढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है कि इंडिया डेट इज़ भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये पहली अनुसूची में स्टेट और टेरिटरी का वर्णन है। भारत में क्या क्या आएगा, टेरिटरी ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी और जो भी हम एक्वायर्ड करेंगे। अनुच्छेद 2 की बात करता है कि ऐसे राज्यों का प्रवेश जो भारत के भाग नहीं है, मतलब समझ रहे हैं, सिक्किम पहले भारत में नहीं था, हम मिला लिए, पाकिस्तान मिला लेंगे, तो अनुच्छेद 2 है। मतलब नए राज्यों को कौन शामिल करेगा, संसद शामिल करेगी, ठीक। आर्टिकल 3 क्या है कि जो MP से जैसे छत्तीसगढ़ बन गया, UP से उत्तराखंड बन गया, वो अनुच्छेद 3 है। मतलब पाकिस्तान को मिलाएंगे अनुच्छेद 2 से और छत्तीसगढ़ बनाएंगे अनुच्छेद 3 से। अब इसका प्रोसेस क्या है, संसद नए राज्य कैसे बना सकती है, कोई राज्य है उसके क्षेत्र को अलग कर सकती है, कुछ राज्यों को मिला सकती है, या किसी छोटे से क्षेत्र को हम बोले कि हमको यार MP का ये वाला एरिया दे दो, तो वो मिल जाएगी। उसके लिए कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि राष्ट्रपति की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, मतलब राष्ट्रपति पहले रिकमेंड करेगा कि हाँ भाई ये करना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि रिकमेंडेशन से पहले राष्ट्रपति बिल भेज के उस राज्य के विधानसभा की राय लेगा। अब ये राय शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे राय लिया कि भाई विमुद्रीकरण करना चाहिए कि नहीं, फिर करूँगा मैं अपने मन की ना। देखिए राय लेना अलग चीज़ है, आपसे बहुत लोग राय लेते होंगे, लेकिन राय देने से पहले उनसे ये पूछना कि जो मैं राय दे रहा हूँ उसका कोई महत्व है कि नहीं। तो इनकी स्थिति वही है राज्य वालों की, उनसे राय ली जाती है। अब जैसे MP से कोई राय लिया कि भाई छत्तीसगढ़ बनाए कि नहीं, MP बोला मत बनाओ,
तो भी बना देंगे, मतलब आपकी राय की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब राष्ट्रपति आपकी राय को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। इसीलिए उस उत्तर में राज्य का नहीं लिखा है। समझ रहे? अगर उस राय की वैल्यू रहती कि राज्य बोला कि मत बनाओ, तब तो फिर राज्य का ही था प्रायर रिकमेंडेशन, लेकिन वो जो बोला उसको हम माने या ना माने। उसके बाद फिर मान लीजिए फिर वो बिल लाता है, तो एक बार राय ले चुके हैं ना, तो फिर दोबारा पूछेंगे भी नहीं, फिर से ज़रूरत भी नहीं है, और यूनियन टेरिटरी है तो फिर तो राय लेना ही नहीं है। फिर अनुच्छेद 4 क्या है कि जो भी अनुच्छेद 2 और 3 के नियम हैं उनको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर छत्तीसगढ़ बनने का भी संविधान संशोधन होता है। ऐसे लॉजिक भी लगाया करो कि अगर बोला अनुच्छेद 3 में जो भी हम नए राज्य बनाए वो संविधान संशोधन होता है कि नहीं। आप सोचो अगर संविधान संशोधन होता तो छत्तीसगढ़ बनने का भी एक संविधान संशोधन जरूर होता, और वो होता तो हम जरूर रटते। नहीं रट रहे हैं मतलब नहीं होता, और संविधान संशोधन नहीं है मतलब सिंपल मेजोरिटी से ही बन सकता है। एक केस हुआ 1960 में, बेरूबारी केस, जिसमें यह कहा गया कि अगर आप अपना कोई क्षेत्र विदेशी राज्य को देते हो ना, जैसे हम अपना क्षेत्र बांग्लादेश को दिए अभी 100वें संविधान संशोधन से, तो संविधान संशोधन जरूरी है। ज़्यादा लंबा बता दिया, और थोड़ा सा ले लो ज्ञान कि राज्य पुनर्गठन के लिए 2-3 सवाल हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। इसके धर समिति बनी 1948 में, इसके 2 और सदस्य थे, जगनलाल और पन्नालाल लाल। बोले लिंग्विस्टिक भाषा आधार नहीं होगी, प्रशासनिक दक्षता आधार होगी। फिर जेवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, दिसंबर 48 में, ये भी भाषा को रिजेक्ट कर दी। फिर 53 में फजल अली आयोग बना, KM पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। ये बोला भाषा आधार होगी राज्य बनाने का, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना। ठीक, बहुत लंबा बता दिया, लेकिन इससे ना सवाल आ रहे हैं इसलिए मैं बता दिया। इसके अलावा अगला सवाल है कि एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना जो है की जा सकती है किसके द्वारा। चलो मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर आप देख लेना। क्या हुआ कि सरकारिया समिति को बनाया गया था कि भाई तुम कुछ कुछ सुझाव दो यार, कैसे राज्य को चलाएं, कैसे केंद्र राज्य संबंध बना। तो बोला कि आपके संविधान में एक अनुच्छेद 263 है जिसमें लिखा है कि एक इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए। तो 1988 में सरकारिया कमीशन बनता है 88 में, और ये बोलता है कि भाई जब लिखा है तो बनाओ ना, अभी तक क्यों वेट कर रहे हैं। तो 1990 में क्या बोलेंगे अंतर्राज्यीय परिषद बनती है। अब इसमें रहता कौन है, तो रहेगा कौन, इसके चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री। ठीक, इसके बाद फिर CM सभी राज्यों के होंगे। अगली चीज़ CM ऑफ UTs हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब ऐसे यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली पांडिचेरी में CM है तो वो रहेंगे, केजरीवाल मतलब आएंगे। फिर जहाँ विधानसभा नहीं है जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। ऐसे राज्य जहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है, वहाँ के गवर्नर होंगे। इसके अलावा 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिसमें होम मिनिस्टर होगा ही, और 5 मिनिस्टर ऑफ द कैबिनेट रैंक परमानेंट इनवाइटी होंगे। तो ये इसकी कंपोजिशन होगी। अगली चीज़ है कि स्थापना कौन करता है, तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति करेगा। अगले सवाल में अगर हम आए तो ये है क्षेत्रीय परिषद के बारे में कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। परिषदें भारतीय संघ की व्यवस्था के उपसंघीय क्षेत्र के रूप में सूत्र के रूप में काम करती हैं, सही बात है। और परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, सही बात है। एक और तुक्का की टेक्निक ले लीजिए मेरे से। आप कोई भी सेंटेंस इस टाइप का रहे ना जो देखने में ठीक ठाक लगे, अच्छा लगे कि यार पढ़ के मज़ा आ रहा है, सही रहेगा वो, बहुत गलत नहीं रहता। ये जनरल स्टेटमेंट है ना कि भारतीय संघ व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एकीकरण। कोई भी परिषद अब कोई गंदा काम तो नहीं करेगी ना, यही अच्छे ही काम करेगी। अच्छी अच्छी चीज़ लिखी है, मान लो भाई बनाए हैं अच्छे काम के लिए, लेकिन अब ये सवाल शायद ही आए दोबारा। अब सवाल क्षेत्रीय परिषद के बारे में आ सकता है। तो क्षेत्रीय परिषद जो अभी हम पढ़े ना, फजल अली आयोग की सिफारिश से राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में, जिसमें 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसी पुनर्गठन अधिनियम से जोनल काउंसिल बनी। शुरू में 5 क्षेत्रीय परिषदें बनी, फिर बाद में 1971 में 6वीं क्षेत्रीय परिषद बनी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, जिसमें 7 बहनें हैं और सिक्किम है, मतलब इसमें 8 राज्य हैं।
तो आपसे ये सवाल घुमा के बहुत अगर बुद्धि लगाया तो पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट काउंसिल शुरू से थी? नहीं थी। शुरू में 5 थी, अभी 6 है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। पीएम नहीं होंगे, गृह मंत्री होंगे। अंतर्राज्यीय परिषद क्योंकि सभी राज्य हैं तो उसमें प्रधानमंत्री होंगे। क्षेत्रीय में क्षेत्र है इसलिए गृह मंत्री होंगे। और उपाध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे उस राज्य के। मतलब मान लीजिए एक क्षेत्रीय परिषद है जिसमें 3 राज्य हैं, तो तीनों राज्य के मुख्यमंत्री 1-1 साल के लिए, पहले तुम बैठो, कुर्सी दौड़ खेले हो ना बचपन में, पहले ये बैठ गया फिर वो बैठ गया फिर वो बैठ गया, तो 1-1 साल के रोटेशन में होंगे। फिर अगली चीज़ है कि ये क्या है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और कोऑपरेशन करती है फेडरेशन में। ये सवाल अगर बहुत बुद्धि कभी पीएससी लगाया ना तो ये सवाल आ सकता है, इसलिए मैं चित्र के साथ बता दिया हूँ कि देखिए एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। अब उत्तरी क्षेत्रीय परिषद सुनते ही आपके दिमाग में आएगा कि यूपी उत्तर क्षेत्रीय परिषद में होगा, तो भैया यूपी नहीं है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में ये है। ठीक, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन है? यूपी, एमपी। पहले आप ऐसा समझिए, पहले था यूपी और एमपी। अब यूपी से क्या टूटा? उत्तराखंड, तो उत्तराखंड भी सेंट्रल में होगा। यही लॉजिक होता है, समझ रहे हैं कि यूपी से उत्तराखंड बाद में टूटा है, यूपी पहले था। अब आप यूपी को सेंट्रल में रखोगे, उत्तराखंड बोलोगे पहाड़ है, नॉर्थ में रख देते हैं तो गलत बात है। क्षेत्रीय परिषद तो 56 में बन गई, तब यूपी एमपी थे। अब यूपी से उत्तराखंड टूटा तो उत्तराखंड भी है, छत्तीसगढ़ से एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा तो वो भी है। नॉर्थ ईस्टर्न इधर अपन पढ़ ही लिए। ईस्ट में क्या होंगे? बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। और बिहार से क्योंकि झारखंड टूटा तो वो, मतलब बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इधर क्या होंगे? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक, और ये छोटा सा गोवा। साउथ में क्या होंगे? तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। समझ गए? तो ये आ सकता है कभी बुद्धि लगाई पीएससी तो। अगला है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होता है? तो इसका जो उत्तर है, तो इसका उत्तर है कि जब विधानसभा के 2/3 सदस्य, मतलब समझ लीजिए जैसे एक पार्टी है, ठीक, अब उसमें अगर मान लीजिए 100 सदस्य है, अभी आप देखे होंगे उद्धव ठाकरे या बाकी सभी पार्टी के केस में, उसमें कम से कम 2/3 सदस्य अगर वो पार्टी छोड़ रहे हैं तो फिर दल बदल के तहत आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लेकिन उससे कम अगर छोड़ेंगे तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, मतलब जो छोड़ने वाले हैं। अगर आपकी पार्टी में मतलब 100 लोग हैं तो आपको अगर पार्टी छोड़ना है तो कम से कम 67 लोग खोजो जो छोड़ना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे कम में फिर सब निपट जाएंगे। ये इसलिए लाया गया क्योंकि आया राम गया राम का केस हुआ था हरियाणा में, वो एक दिन एक पार्टी में, दूसरे दिन दूसरी पार्टी, तो इसलिए लाया गया। दल बदल अधिनियम जो आया भारत में वो 52वें संविधान संशोधन से आया, इसी को रोकने के लिए आया। और इसमें यह है कि अगर आप किसी पार्टी से निर्वाचित होते हैं तो अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपके ऊपर ये लगेगा, मतलब केस समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं पार्टी ए से निर्वाचित हुआ, अब मैं वहाँ निर्वाचित होकर अगर अपनी पार्टी छोड़ देता हूँ तो मेरे को जो मेरी सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। दूसरा केस है कि अगर मेरी पार्टी कोई व्हिप इशू करती है, व्हिप मतलब होता है कि कोई आदेश देती कि आपको इसके पक्ष में वोट देना है, मैं वो चीज़ नहीं मानता हूँ, तो मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। तीसरी चीज़ है कि अगर मैं निर्दलीय चुन के आता हूँ, निर्दलीय मतलब जनता मेरे को बोली है कि तुम किसी दल के नहीं हो, और उसके बाद मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ, तो मेरी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसीलिए जो भी निर्दलीय जाते हैं ना, भले सपोर्ट कर देते हैं, ज्वाइन नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। और चौथी चीज़ है अगर मैं नॉमिनेटेड होता हूँ, मतलब कोई पार्टी मेरे को बोली कि तुम इस आधार पे नॉमिनेटेड हो, नॉमिनेटेड मतलब समझ रहे आप कि मनोनीत होता हूँ, तो शुरू के 6 महीने में मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। मतलब जो भी नॉमिनेट किया उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो मेरी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे? अंतर समझो, ये दो में बहुत फंसते हैं। अगर मैं निर्दलीय हूँ तो मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन करूँगा, मेरी सदस्यता गई। लेकिन अगर मैं नॉमिनेटेड हूँ तो 6 महीने बाद अगर ज्वाइन करूँगा तो सदस्यता गई। तो ये आपको पता रहना चाहिए।
और अगर कोई अध्यक्ष है जैसे लोकसभा का, तो जब वो बना तो स्वैच्छिक रूप से अपनी पार्टी छोड़ सकता है, लेकिन जैसे ही उसका अध्यक्षता खत्म हुई वो टर्म, तो फिर अपनी पार्टी में आ सकता है। मतलब उसके ऊपर बहुत दिक्कत नहीं है। ये सवाल भी आया था पिछले बार कि किस आधार पे आप किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बोलोगे और किस आधार पे किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी बोलोगे। तो राष्ट्रीय पार्टी बोलने का जो आधार है वो ये है, आपके सामने जो लिखा है कि जो वोट्स हैं, अ पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स इन लोकसभा। ठीक, लोकसभा में 6% वोट आपको मिले 4 या 4 से अधिक राज्यों में, या असेंबली इलेक्शन में, मतलब लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 6% वोट मिले 4 या अधिक राज्यों में। एंड मतलब केवल ये नहीं, साथ में एटलीस्ट 4 मेंबर इन लोकसभा हो। मतलब समझ रहे, 6% वोट हो 4 या उससे अधिक राज्य में, प्लस 4 सदस्य आपके लोकसभा के सांसद हों, तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन सकते। ये पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि आपको 2% ऑफ द टोटल लोकसभा सीट हो। पहली चीज़, मतलब जैसे 100 सीट है तो कम से कम 2 सीट मिले, और वो जो सीट है वो कम से कम 3 राज्यों से मिले, मतलब 2% सीट हो 3 राज्यों से। और तीसरा है कि आप कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्टेट पार्टी हो तो भी मिल जाएगा। तो ये आपको राष्ट्रीय पार्टी कैसे मिलेगा, और इसके लिए आपको क्या है कि एक सिंबल मिलेगा, कॉमन सिंबल। इलेक्शन में दूरदर्शन AIR इसमें टाइम मिलेगा, और पार्टी ऑफिस बना सकते हो। अभी आम आदमी पार्टी बनी इसलिए आ सकता है। स्टेट पार्टी का टैग आपको कैसे मिलेगा, द पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन द असेंबली इलेक्शन। मतलब समझ रहे कि 6% वोट मिले और कम से कम 2 सीट मिले। ठीक, 6% वोट या 2 सीट, पहला। दूसरी स्थिति है कि कम से कम एक सांसद हो इनका लोकसभा में, मतलब 6% वोट मिले और एक सांसद हो। 6% वोट 2 विधायक, ये 6% वोट 1 सांसद। तीसरा, एटलीस्ट 3% ऑफ द वोट्स आर 3 MLA इन द असेंबली। मतलब या तो 3% वोट हो या 3 MLA हो, जो ज़्यादा हो। और चौथा, द पार्टी हैज़ एटलीस्ट 1 लोकसभा मेंबर फॉर एवरी 25 असेंबली मेंबर्स। मतलब हर 25 में 1, मतलब हर 100 में 4, ऐसा मान लीजिए। और परफॉर्मेंस है, इट हैज़ एटलीस्ट 8% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोल्ड इन द स्टेट इन द प्रीवियस इलेक्शन। मतलब टोटल जो वोट पोल्ड हुए उसमें 8% आपको मिले, तो ये राज्य पार्टी के लिए। और अगर आप 4 राज्यों में राज्य पार्टी बन गए तो आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाओगे। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, CPIM, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये आपको पता रहना चाहिए। एक देश एक चुनाव का भी अभी चल रहा था, कानून मंत्रालय लाया रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में। ये सवाल विलोपित हो गया था, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, और 42वें संविधान संशोधन, 76वें समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। और विवाद इसलिए हो गया था कि ओरिजिनल संविधान में लिखा क्या है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक, और बाद में जोड़ा गया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो वही चीज़ है कि, लेकिन ये इसका कारण नहीं है, मेन चीज़ ये है। और फिर खूब विवाद हुआ, दावा आपत्ति लगा, तो विलोपित कर दिया PSC। तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसा वीडियो और लाते रहेंगे, और जो भी आपकी सलाह है, सुझाव है, वो बताते रहिए। वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, कुछ अलग अलग काम है खुद के, लेकिन फिर भी अब हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो लाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।